गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? जल्दी जल्दी आएंगे। ऑनलाइन लाइव कम फास्ट के आवाज। कल सीए इंटर ओवर। पेपर वाज अ बिट लेंदी एफएम का। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दिख रहा है आपको चैप्टर का नाम? बस ये मेन चैप्टर है आपके सिलेबस में। ये टोटल चैप्टर में बहुत छोटी 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 बातें हैं जो आप लोग को ठीक से सीखनी है। बहुत आराम से अपने इस चैप्टर को समझेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स कैटर करते चलेंगे, जिसमें आपको अपना नोट्स शॉर्ट में बनाना है। मेरे को चाहिए एक एसएम का कॉपी जिसमें आपका कुछ 40 से 50 पन्ना, हाईएस्ट 40 से 50 पन्ने में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हो। कारण ये लास्ट मोमेंट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम वाले टाइम 2 घंटे से ज़्यादा एसएम को देना नहीं है। तो ये बुक पलटाने से अच्छा वही है अगर आप बुलेट फॉर्म में, हेडिंग फॉर्म में सारी बातें एक जगह लिखते चलो। फर्स्ट चैप्टर से 8 नंबर आना है, जिसमें मैंने काफ़ी स्टार मार्क बातें बता दी कि ये इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास स्टडी नोट 9 को रेफर करेगा। आइए समझते हैं ये सिलेबस में क्यों है। वर्ड पढ़िए, क्या वर्ड लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक तो ठीक है, स्ट्रेटेजिक तो ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? एनालिसिस एंड देन व्हाट? प्लानिंग। मतलब याद है, देयर वेर वेरियस स्टेप्स टू फ्रेम द स्ट्रेटजी। पहला फ्रेम क्या था बताओ? 3 फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी का, 3 फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी का। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नहीं बोल रहा हूं, मैं किसका पूछ रहा हूं? स्ट्रेटजी का। गुड मॉर्निंग खुशी, सुमित सलोनी। ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे 3 बुलेट में मेरे को बताएंगे स्ट्रेटजी के 3 पॉइंट। यानी स्ट्रेटजी बनाते वक्त हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बताओ वो पहला वर्ड गोल। याद है? स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू गोल। क्या लास्ट क्लास ये कुछ बातें समझ में आई? मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा जो लगता था अभी तक आपको गोल, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही। उसके ऊपर आता है ऑब्जेक्टिव, मतलब ये एक सबसेट वाला बात हो गया। ऑब्जेक्टिव के ऊपर आता है कंपनीज के मिशंस। छोटे छोटे एक एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो मिशन पास करता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली अपने विजन को अचीव करना था। याद है ये सब बात? तो ये तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी बस और बस गोल तक की बात करता है, इसीलिए स्ट्रैटेजी इतना था और ये पूरा बात स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में था। ध्यान आ रहा है सब कुछ बात? वेरी गुड सलोनी खुशी। पहला वेरी गुड गोल। पहले क्या सेट करते हैं? गोल। सेकंड फ्रेमवर्क पॉलिसीज, यानी क्या डिसाइड करना कि कैसे हमें इस बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और तीसरा क्या था? प्लान ऑफ एक्शन। नहीं लगता ये वो जो तीसरा वर्ड है वहां पे कहीं आया? क्या वर्ड है? प्लानिंग। यानी पहले तो स्ट्रेटजी को एनालाइज करना और उसके बाद प्लानिंग करना। याद करो कुछ स्टेप्स थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जिसमें स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 वही गोल डिसाइड करना। सेकंड क्या था बताओ? पहले तक क्या था? वेयर आर यू नाउ पूछा था ना वो, कि आज आप प्रेजेंट में कहाँ हो। फिर क्या पूछा था? आपको कहाँ जाना है, यानी गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या है उधर तक पहुंचने के। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना, इवेलुएट करना, और उसके बाद कोई एक को जो आपने चूज किया उसको चूज करके उसको रेगुलरली इंप्लीमेंट करके चेक करना कि वो सही जा रहे हैं कि नहीं। तो ये कुछ उस स्टेप्स के बीच की 2 प्रोसेस है। एक क्या वर्ड आया बताइए? एनालिसिस, यानी क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कैसे हम सोच के करेंगे कि ये करे कि ये करे, और वर्सेस हम कैसे अपना प्लान सेट करते हैं उसके बाद। तो पहले अपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक प्लानिंग करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हमको अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अपनाना है। एवरीबॉडी ये चैप्टर का फ्रेमवर्क क्लियर है? अच्छा, आपको नहीं लगता ये ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करने के कई मेथड्स होंगे? जैसे यार कोई भी कैपिटल बजटिंग क्या है? टेक्निक। कैपिटल बजटिंग क्या है? एक टेक्निक। क्या करने के लिए? टू इवेलुएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, टू इवेलुएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल।
क्या एक तरीका था कैपिटल बजटिंग का? थी कई तरीके थे, कई रास्ते थे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी सोच सकते हैं, इससे भी सोच सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं तुमको? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था तुम्हारा उस समय कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना? उसके लिए कई रास्ते होते हैं सोचने के। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रैटेजी बनाना है, कुछ ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, तो उसके कई रास्ते होंगे और उन रास्तों को नापने के लिए, यानी क्या, इवेलुएट करने के लिए कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता खराब है, किस रास्ते में ज़्यादा रुकावटें हैं, किस रास्ते में स्मूथ चलेगा, वो सब कोई ना कोई मेथडोलॉजी से करते होंगे। देयर आर वेरियस मेथोलॉजी। जैसे एक बोल रहा हूँ पेस्ट एनालिसिस। क्या वर्ड बोला? पेस्ट एनालिसिस। वर्ड नहीं दिखेगा आपको यहाँ, मैंने बोला पेस्ट एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाई सर पेस्ट? फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पहले तो PEST। PEST का शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है पॉलिटिकल। E स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशियोलॉजिकल यानी सोशल लाइफ, एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। इन चार चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपना क्या बनाना चाहिए? हमेशा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं पेस्ट एनालिसिस। क्या वर्ड आया? पेस्ट एनालिसिस, विच इज अ टाइप ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस। वापस से P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल या लीगल, वेरी गुड, एक ही बात है। उसके बाद E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक्स वाइज, S स्टैंड्स फॉर सोशियोलॉजी वाइज और T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी वाइज। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान रखते हैं, मतलब पॉलिटिकल आते ही एक मिनट, ये सारे ही क्या है? एक्सटर्नल। और वो भी मैं बोलूं इन्वायरमेंटल, या बोल लो बहुत ही दूर वाले एक्सटर्नल। मतलब ये एक्सटर्नल मेरे आसपास वाले भी एक्सटर्नल नहीं होते। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये आप हो, ये कंपनी है, ये कंपनी एक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और ये इंडस्ट्री एक सोसाइटी को बिलोंग करती है, यानी एक इन्वायरमेंट को बिलोंग करती है, गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करती है, करेक्ट? मैं अभी बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ ये वाले जो पार्ट है, उस पार्ट को क्या बुलाते हैं? पेस्ट एनालिसिस, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, और वो भी क्या? आउट ऑफ द इंडस्ट्री, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इस कंपनी नहीं, इन सब पे पड़ता होगा। सोच के देखो, ये वही वाली बात हो गई, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो आपने COC में पढ़ा था, FM में पढ़ा था, कि कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे GST इम्प्लीमेंटेशन, वर्ल्ड वॉर, यूक्रेन वॉर विथ रशिया, रिसेशंस, इन्फ्लेशन रेट है कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन, ये सब मैं फैक्टर्स बता रहा हूं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल हो गए, कुछ इकोनॉमिकल हो गए। इकोनॉमिकल जैसे कि बताइए, इकोनॉमिकल जैसे कि भैया वही सब, क्या आज रेपो रेट बढ़ा देना, क्या बढ़ा देना? रेपो रेट बढ़ा देना, गवर्नमेंट बैंकिंग रेट्स बढ़ा दे रहा, आज के दिन इन्फ्लेशन बढ़ जाना, बजट में कुछ चेंजेस आना, ये भी क्या हो गया? इकोनॉमिकल फैक्टर्स इसके। और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हो गया भैया? कुछ इंप्लीमेंटेशन बाय गवर्नमेंट, और ये इफेक्ट हो गया इकोनॉमिकल। अगला सोशियोलॉजिकल, क्या मतलब होता है? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हमें उसके भी ध्यान रखे। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यानी सोशियोलॉजी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमको अपने सोसाइटी को ध्यान रखते हुए भी काम करना पड़ता है। जैसे आप खुद सोचो, सोसाइटी को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है, मतलब आज डोमिनोज, मैंने एग्जांपल आपको OM में भी इसका लिया था, डोमिनोज। डोमिनोज का आपको मालूम है ये क्या बोलते हैं उसको? डोमिनोज, सुनना पहले, हाँ रुक जा, ले लेगा। डोमिनोज पहले क्या किया था एक्सटर्नली, आप लोग के लिए मैं बता रहा हूं, सुनना। डोमिनोज सिर्फ इंडिया में आया, और वो क्या क्या फैक्टर को कंसीडर किया मालूम? इंडिया का टेस्ट। इंडिया का टेस्ट मतलब पिज्जा हट ऑलरेडी एक बहुत ही बूम्ड पिज्जा काउंटर बन गया था इंडिया में, बट वो क्या चेंज नहीं लाया मालूम? सोसाइटी के हिसाब से उसने अपना वो जो मेन पिज्जा का टेस्ट है, जो ऑथेंटिक पिज्जा का टेस्ट है, वो ही रखा। ये आया डोमिनोज और बोला यहाँ इंडियन मसाला डालना होगा, यहाँ मैजिक मसाला चलेगा, यहाँ वो ग्रीन लेज ही नहीं चलेगा, यहाँ पे वो ब्लू लेज लाना ही होगा, क्योंकि ब्लू लेज वाला जो टेस्ट है, ये देखो, इसको भूख लगने लग गया।
तो ये जो सोसाइटी में अपने को जीना है तो अपने को उस तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस करने होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेथोडोलॉजी के साथ नहीं चल सकते। अगर हमको अपने आसपास वाले लोगों को बेचना है चीज़ तो उसके हिसाब से चीज़ों को चेंज भी करना होगा। तो सोसाइटी के हिसाब से भी हमें अपना एनालिसिस करना पड़ता है। आज वो क्या देखे कि मेरे आसपास का कौन कौन है, वो लोग क्या टेस्ट, वो लोग क्या प्रेफरेंस करते हैं, उस हिसाब से हम अपना चीज़ चूज करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल या सोशल नहीं होता, सॉरी पॉलिटिकल नहीं होता। एक और चीज को ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजी बनती है, दैट इज सोशियोलॉजी। लास्ट क्या दिख रहा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को सब दिखता ही है हम लोग के आगे, आज आईपैड आना, टीवी आना, सॉफ्टवेयर आना, ये सब ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी आना, वरना आज भी हम लोग बोर्ड में पढ़ा रहे होते और आप लोग को लाइव करना पड़ता। बट ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हम लोग आज इन सब फैक्टर्स को भी कंसीडर करके अपने स्ट्रेटजीज बनाएंगे नहीं तो हम लोग फेल हो जाएंगे ना। जैसे मैंने बोला नोकिया, वो पेस्ट एनालिसिस ठीक से किया नहीं, वो टेक्नोलॉजी ये टी को ठीक से अडेप्ट किया नहीं, वो इस एनालिसिस पे फेल हो गया उसका टीम। तो नहीं लगता ये सब जो कंपनीज गिरते हैं उनका वन ऑफ द रीजंस क्या है, वो ये सब एनालिसिस ठीक से करते नहीं। आप क्या समझ पा रहे हो मेरा बात? कोई हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर के कारण गिर जाए, कोई होता है इंटरनल फैक्टर्स के कारण गिर जाए। अब इंटरनल फैक्टर्स के कारण जैसे गिरने का एग्जांपल था मेरा विजय माल्या, जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। उसने अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट में अपॉर्चुनिटीज को गलत देख लिया। उसको लगा इंटरनेशनल ऑपरेशंस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जबकि उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि उसमें उसकी वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटीज उसमें जाना चाहिए जिसमें आपके स्ट्रेंथ हो, वीकनेस वाले अपॉर्चुनिटीज होते ही नहीं है। आप वो अपॉर्चुनिटीज को कैटर किए जहां आपके वीकनेस थे। तो आपके वीकनेस के ऊपर आप क्यों काम कर रहे थे जब मतलब अपॉर्चुनिटी में तब्दील किए, क्योंकि आपके वीकनेस तो आपके स्ट्रेंथ्स को अराइज करेंगे, और वही हुआ उसके साथ, वो रातों रात ही खत्म होने लगा। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं जो बताना चाह रहा हूं, एक कंपनी के दो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। पहला पेस्ट एनालिसिस करते हैं उसका, दूसरा स्वॉट एनालिसिस में ओ और टी। ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। दैट इज ओवर हेयर, ये वाला एरिया में क्या है, ओ और टी। और वो जो एस और डब्ल्यू है वो कहाँ है, कंपनी, वो मेरा है, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस, मेरे आसपास के अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, मेरे बहुत आसपास के मतलब मेरे इंडस्ट्रीज, मेरे ऊपरा ऊपरी पेस्ट कौन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। क्या आप ये वर्ड याद रख पाओगे? वेरी इजी, पेस्ट और स्वॉट। ये सब चीज को हम बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। इसको हम क्या बुलाते हैं? और ये एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है कि भाई मेरा सिचुएशन, आज के दिन हम कहाँ, याद है वेयर आर वी? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफाइन, कहाँ हो तुम आज, तुम्हारा आज का पोजीशन क्या है। ये आज का पोजीशन स्टैब्लिश करने में दो एनालिसिस करना पड़ता है, पेस्ट और स्वॉट। याद करो, द फर्स्ट स्टेप वाज तुम आज कहाँ हो, तुम आज कहाँ हो, उसके लिए तुमको क्या क्या मद्देनजर रखते हुए काम स्टार्ट करना है, पेस्ट एनालिसिस करना है और स्वॉट। पेस्ट पूरा का पूरा एक्सटर्नल फैक्टर्स, और वो भी नॉन मतलब होता है ना जिसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता, अनकंट्रोलेबल मेजर्स है, अनकंट्रोलेबल मेजर्स है। और ये तो स्वॉट में ओटी मतलब क्या, मेरे इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी थ्रेट, मेरे सेक्टर का अपॉर्चुनिटी थ्रेट, और ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस। बोलो एवरीबॉडी, मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? लिखना स्टार्ट करें कॉपी में इस बात को। आइए थोड़ा कॉपी में लिखना स्टार्ट करते, थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं, फिर रेफर करते चलेंगे। उसके बाद हम वही पढ़ेंगे कि हर एक सोसाइटी, हर एक के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट। ऑनलाइन लाइव सबको एक नोट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग स्टडी नोट 9। होप आपको क्लियर हो रहा है। अब आप इसके बारे में समझ सकते हो, कई एग्जाम्पल्स दे दिया मैंने। अब अपने बुक्स के लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं समझने के लिए। बताओ, टू फ्रेम अ स्ट्रेटजी देयर वाज अ क्वेश्चन,
बताओ क्या क्वेश्चन था? फ्रेम अ स्ट्रैटेजी में 3 क्वेश्चंस थे। गोल, उसके बाद फ्रेमवर्क या पॉलिसी लिखूं, और थर्ड प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान ऑफ एक्शन में पहला चीज था वेयर आर वी नाउ, करेक्ट? से लेके अल्टीमेटली क्या था बताओ? गोल, पहुंचना, यही वाला बात, करेक्ट? गोल तक पहुंच। वेयर आर वी नाउ को पता करने के लिए यानी एनालाइज करने के लिए बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। क्या वर्ड बोलते हैं इसको? सिचुए। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशनल एनालिसिस भैया? टू नो आर सिचुएशन, वो एनालिसिस करना जिससे हमको अपना प्रेजेंट सिचुएशन पता चल सके, आसपास वाली चीजों को जानना, मेरी चीजों को जानना, यानी अभी के सिनेरियो को समझने को हम बोलते हैं सिचुएशनल। अब इसकी किताबी भाषा भी पढ़ेंगे, बट एक बार समझ में आ गया सिचुएशनल एनालिसिस मतलब आज कहां हम हैं उसको एनालाइज कर। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक एनालिसिस का नाम है पेस्ट एनालिसिस और एक का नाम है स्वॉट एनालिसिस। बताइए, एनालिसिस जिसको बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस, जिसमें पेस्ट एनालिसिस आता है और स्वॉट एनालिसिस आता है। बताइए, पी स्टैंड्स फॉर, एक एक करके, पॉलिटिकल। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल। एस स्टैंड्स फॉर सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकली लिखो, सही लिखा, सोशियोलॉजिकल। एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, सब कल कल है। डन। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, O stands for opportunity and T stands for threats. उसको बोलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। वेयर आर यू नाउ का जो एनालिसिस होता है उसको हम बोलते हैं सिचुएशन। प्रेजेंट सिनेरियोज, वर्ड शुड बी व्हाट? प्रेजेंट सिनेरियोज। मैं लिखवा, वो सब आपके बुक में है। अभी अपने हिंदी और इंग्लिश भाषा को मिक्स करके समझ रहे हैं क्या मीनिंग होता है, और उसके बाद इसमें अपना इंस्टीट्यूट क्या लैंग्वेज मांगता है वो तो अपने देखेंगे ही। कोशिश यही करेंगे जितना हो सके सिंपल लिखेंगे, बट यूजिंग दिस टेक्निकल टर्म्स। थोड़ा जल्दी। तो नेक्स्ट में चलेंगे। बेस्ट एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन, या इट इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल और
external factors to the whole industry एस ओ अलग, एस डब्ल्यू अलग, ओ टी अलग। ओ टी का फुल फॉर्म सर, ओ टी किस पे डील करता है? ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट दिस इज टू दी कंपनी। देखो दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस था, एक था टू दी होल इंडस्ट्री और एक था टू दी कंपनी। कंपनी के लिए एक्सटर्नल है और ये पूरे इंडस्ट्री के लिए एक्सटर्नल। SWOT एनालिसिस इज इंटरनल फैक्टर ऑफ द कंपनी। सब कुछ जानना जरूरी है, मेरे अंदर का बात, मेरे आसपास का बात और मेरे दूर दूर तक का बात। सिंपल मीनिंग, तभी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा प्लान ऑफ एक्शन जचाना है। पहले एनालाइजिंग योर करंट सिचुएशन। बोलो इतना नोट्स लिखाने के बाद आपको नहीं लगता आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना पहला 2 3 4 पैराग्राफ? आइए अब इनका लैंग्वेज पढ़ते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। जिसमें अब आपको क्या बोलेगा मालूम सवाल में, बताओ कुछ पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स, कुछ बताओ इकोनॉमिकल एग्जाम्पल्स, कुछ बताओ स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकते हैं एक कंपनी के या एक इंडस्ट्री के। तो वो कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ्स की बात करेगा कि जनरली कॉर्पोरेट्स के क्या स्ट्रेंथ्स होते हैं, जनरली अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं। मतलब जनरली मतलब समझ रहे हो आप भी कभी अपना स्ट्रेंथ वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ जैसे क्या बोलते हो आप जनरली सर, स्ट्रेंथ क्या होता है एक कॉमर्स स्टूडेंट का, नॉट नेसेसरी रितिका का या शिवम का। क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक को बोलेगा क्या, उसको हिसाब करना अच्छा आता है, उसको भैया ये पता है कि बनिया कैसे काम करता है, उसके वीकनेसेस क्या है भैया, उसको सर बाकी साइंस वाले के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है भैया कि वो कोई बिजनेस कर सकता है, वो कोई बिजनेस सेक्टर में आगे काम कर सकता है, और उसका थ्रेट्स क्या है भैया, सीए उसके लिए एक थ्रेट है, एक दूसरे स्ट्रीम जो कि और ये सब चीज पढ़ा रहे हैं कॉमर्स जैसे बातें, वो उनके लिए क्या हो गए स्ट्रेंथ थ्रेट्स। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने लिया एक क्या लिया, जेनरिक कॉमर्स स्टूडेंट्स को लेके। अब वही स्पेसिफिक रितिका को लेके बात करूंगा तो अलग बात हो सकता है, बट अभी आपका इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा आपसे, कॉर्पोरेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, कि अपने लिए कंपनी कॉर्पोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अपने सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं, वर्ड देखो मैंने लिखा भी कंपनी, फिर क्या लिखा इंडस्ट्री। तो अपने सारी बातों को थोड़ा जेनरिक वे में भी पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। सारी बातें याद करना तो देखो आपकी काम है, बट फिर भी मैं कुछ एनालिसिस करवा के वर्ड्स को इजी करवा के आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं क्या सब कोई? आइए सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, इंट्रोडक्शन छोड़िए, सिचुएशनल एनालिसिस में आएंगे। दिखा आपको वर्ड, दिखा आपको वर्ड, देखो एक माइक्रो लेवल इन्वायरमेंट, देख रहे हो वर्ड, एक क्या होता है मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट। क्या अपने मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट में डिपेंड करते हैं? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ये मैक्रो ही हो गया। पेस्ट एनालिसिस क्या हो गया, मैक्रो, मैंने वर्ड ही लिख दिया इन्वायरमेंटल, तो जिससे अपने को क्या पता चल गया सर, बाहर की दुनिया। तो मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिलेटेड डायमेंशंस and influences outside the company's boundary by relevant factors like direction, objective, strategy and business। एक कंपनी के जो बाहर की दुनिया है वो बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे चीजों के साथ रिलेट करती है कंपनी के फील्ड में, जैसे कि उसके डायरेक्शंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज को फ्रेम करना। बट इन्फ्लुएंसेस कमिंग फ्रॉम the outer globe of the macro environment have a small impact on the company's business situation. They only shape the limits of the company's direction and strategy. There are sufficient amount of strategical relevant trend and developments in macro environment.
As the company managers scrutinizes the external environment, they must examine for potential important environmental forces, assess their impact, influence, and adapt the company direction and strategy as needed. ये very important है. As a company manager क्या चीज को करता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. क्या वही वर्ड मैंने आपको लिखवाया? देखो नोट्स में यही दो वर्ड है, मेरे नोट्स में यही दो वर्ड है, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल, है कि नहीं? कंपनी क्या 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 चीज देखना चाहिए? पोटेंशियल इन्वायरमेंटल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है इन्वायरमेंटल, जैसे कि पेस्ट वाली बातें, उनको एसेस करना चाहिए. मतलब क्या? समझना चाहिए कि उनका इम्पैक्ट क्या आएगा, उनका इन्फ्लुएंस क्या आएगा हमारे काम पे, और फिर अडेप्ट करना कंपनी का डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजी जैसे जैसे दरकार पड़ता है. तो पहले क्या? इंपॉर्टेंस समझना, एग्जामिन करना, एसेस करना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना. डन है? आइए नीचे. Enterprises and businesses worldwide carry out analysis to assess the condition and environment for strategic planning. Every company consists of certain frameworks that permits them to understand the market and analyze their products. The companies carry out market research by conducting surveys to evaluate market requirements and trends. ये सब चीज करने के लिए कंपनी क्या करती है? मार्केट रिसर्च करती है. कैसे करती है मार्केट रिसर्च सर? कुछ सर्वे करके मार्केट रिक्वायरमेंट और ट्रेंड्स को समझने के लिए सर्वे लगाती है. देखते हो ना, आप लोग से पूछता है बताइए क्या, हम लोग लेते हैं फीडबैक सब चीज. नेक्स्ट, SWOT and PEST analysis are the two methods through which company play ahead by conducting their research. दो तरीके से रिसर्च करता है वो लोग, यानी एनालिसिस करता है, जिसको बोलते हैं पेस्ट और एक को बोलते हैं SWOT. पहले मैं पेस्ट एनालिसिस पढ़ा रहा हूं. पेस्ट रेफर्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल या सोशल, और लास्ट क्या लिखा हुआ है बताइए? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच मैनिपुलेट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट. क्या यही वर्ड लिखवाया था आपको? ये किसको इम्पैक्ट करते हैं? और जबकि SWOT एनालिसिस रेफर्स टू स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड threats. These factors are prime determinants of strategic planning. Underline the word. These factors are prime determinants of strategic planning. एकदम prime. Without SWOT and pest analysis, company might fail to achieve their desired goals. ये ना करे तो कंपनी अपना desired goal achieve ना कर पाए. Pest analysis looks at external factors and is primarily used for market research. It is used as an alternative to SWOT analysis. ये एक SWOT analysis का alternative है pest analysis करना. देखो, political, these are external factors that influence the business. बार बार एक ही लिख रहा है, pest का ही definition को political में भी डाल दिया. अब यहाँ important वर्ड है, क्या वर्ड है? देखो, government decisions and policies affects a firm position and structure. जिसमें क्या क्या आते हैं? देखो, very good, tax laws, प्रतीक, टैक्स लॉस, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. क्या ये वर्ड भी मैंने आपको बहुत बार बोला इकोनॉमिक्स में? मॉनेटरी एंड, बताओ मॉनेटरी पॉलिसीज कौन लगाते हैं? पता है आपको? मॉनेटरी पॉलिसीज, दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेड एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज RBI, एंड फिस्कल पॉलिसीज इज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने अपना मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम करने का पूरा पावर RBI को देके रखा है, सेंट्रल बैंक को देके रखा है, और फिस्कल पॉलिसीज बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना अपने हाथ में रखा है. और कोई के हाथ में ये औकात ही नहीं है कि वो ये सब चीज फ्रेम कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके. वेरी गुड सलोनी, RBI. As well as reforms of the labor and workforce, there are various other reforms भी, जैसे कि लेबर और वर्कफोर्स का. ऑल दीज इन्फ्लुएंस कंपनीज इन फ्यूचर. तो क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए पॉलिटिकल के? बताओ तो. टैक्स लॉस, वर्ड क्या? मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी. अगर ये तीन वर्ड आ जाएगा आपके नोट्स में, चार चांद लग जाएगा आपके नोट्स को, नंबर फुल मिलेगा. लिख सकते हो याद रखने के लिए कि मॉनेटरी पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड, framed and implemented by Central Bank of India, and fiscal policies are framed and implemented by Government of India. Very important three words. क्या political effects होते हैं सर? टैक्स लॉज, मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसी. और बाकी सब कुछ बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं.
वापस से घूम के देखो, वही लिखा, दीज फैक्टर आर इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी मैनेज्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम अनसर्टिनिटी। ये सबको मैनेज करना जरूरी। अरे वो तो हर में लिखोगे कि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिनको मैनेज करना जरूरी है। पहला लाइन ये, लास्ट लाइन ये, बीच में क्या आएगा, इसमें क्या क्या आते हैं, मतलब पॉलिटिकल में क्या क्या वर्ड आ गए, टैक्स लॉस, अगला वर्ड क्या आ गया, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल, ये 3 में है। बाकी अगर आपको ये रिफॉर्म्स ऑफ लेबर वर्कफोर्स भी याद रहता है तो कोई मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, बट मैं तो बोलता हूँ ये 3 इजी वर्ड्स थे जो आप हमेशा दिमाग में रख सकते। नेक्स्ट क्या वर्ड आया बताइए, देखो प्रतीक, टैक्स लॉज अलग से और लिख रहा है बार बार, मेरे को मालूम है। आओ, इकोनॉमिकल, very important, economical factors are the most important since it impact the business in long run। इन्फ्लेशन याद है मैंने जो बोला था, इन्फ्लेशन, और क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिकल ग्रोथ, डिमांड सप्लाई। अच्छा ये सब तो वही सब बात नहीं हो गया जो बोलते थे कि हाँ डिमांड सप्लाई। अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस, इन्फ्लेशन हो गया, ग्रोथ, आउटपुट, ये सब जो वर्ड आप पढ़ते नहीं थे, मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिकल लेवल, बस वही है। तो इन्फ्लेशन वर्ड आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिकल ग्रोथ, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड are to be considered and analyzed effectively। economical factors affects both, क्या, underline the word, yes, इकोनॉमिकल फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइजेस नहीं, कंपनी नहीं, उसके स्टेक होल्डर्स यानी कि कंपनीज के कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट करती हैं। अंडरलाइन दी वर्ड कंज्यूमर एंड एंटरप्राइजेस। यहां तक। नेक्स्ट सोशल, सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व्स क्या, the trends of population, domestic market, cultural trends and demographics। underline the word population, यानी क्या देखना, मेरे यहाँ किस किस सेक्टर के कौन से कैटेगरी ऑफ लोग हैं। आज हम लोग भी क्या देख के सीरीज पार्क में क्लासेस खोले होंगे, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पीजी है स्टूडेंट है, तो ये हो गया डेमोग्राफी। यहाँ का डेमोग्राफी क्या है, यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ ज़्यादातर पीजीज है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ सीए करने वाले लोग ज़्यादा है। ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा सीए यहाँ लोग करते हैं, सब आसपास वाले लोग यही आके पढ़ते हैं, चाहे वो बिहार वाले हो, झारखंड वाले हो, उड़ीसा वाले हो, सब यहाँ आके, आसाम वाले हो, सब इस एरिया में आके पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि 3 कारण है। नंबर 1, वहाँ कहीं कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना होगा, या डीयू या सीयू। अब सीयू आना इजी क्यों है, नंबर 1 डीयू जाना डिफिकल्ट है, कट ऑफ, दूसरा सीयू इजीली अवेलेबल है, तीसरा बात हो गया अपने लिए यहाँ पे फूड एंड स्टे एज वेल एज एजुकेशन इज वेरी मच इजी टू एक्सेस, बहुत चीप है, बहुत इजीली अचीवेबल है। दिल्ली में यही तीनों चीज। चौथा, दिल्ली से कंप्यूट करना और दिल्ली के जो अदर फैक्टर्स है, यानी रिस्क ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली, पेरेंट्स को इफेक्ट नहीं करते। बस ये कुछ बहुत सारे कारण हैं जहाँ लोग कलकत्ता में आना प्रेफर करते हैं, और कुछ नहीं। तो वही चीज हो गया पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अच्छा क्या ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हुए कि आप भी क्यों कलकत्ता आके पढ़ रहे हो जो लोग पीजी में रहते हैं, बस। तो क्या देखते हैं हम, ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन, और क्या वर्ड है, डोमेस्टिक मार्केट देखना, और क्या है, कल्चरल ट्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या है, कल्चरल ट्रेंड्स। मालूम है ना कल्चर कैसा है यहाँ का, बोलते ना यहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है, यहीं जाएंगे। ऐसे लोग बोलते हैं यार कपड़ा का काम करना है सूरत चलो आजकल, क्यों, कल्चरल ट्रेंड हो गया वहाँ, जयपुर ट्रेंड आ गया, कल्चरल ट्रेंड्स है, जिस तरीके का काम करना है उस तरीके का कल्चर आ जाता है, कल्चरल ट्रेंड्स। सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन वर्ड आना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट, डेमोग्राफी एक अच्छा वर्ड है जो आना चाहिए, यानी क्या, शेप ऑफ दी जगह कहाँ पे, ग्राफी मतलब समझते हो, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं ना, वही चीज बोल। These factors help the business assess their market and improve their product and services accordingly। Last क्या word, very important, technological। These analyzes the technology trends and advancement in the business environment, innovations and advancement lowers barriers to entry plus decreased production levels as it results in unemployment। This includes research and development activity, automation and incentives। underline the word, क्या क्या include करता है ये, research, development activity, automation वाले काम और incentives।
हम अभी यही चीज में जा रहे हैं, ऑटोमेशन की दुनिया। तो अब एआई बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है सब पे। तो अब सोचेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, हाथ में रिमोट आ गया है। धीरे धीरे एआई एआई ऐसा भी करेगा कि ऐसे से भी नहीं, खाली ऐसे करो वो बंद हो जाए, आएगा। तुम्हारे जैसे तुम स्विच ऑन करते हो तुम्हारा आंख हो जाएगा स्विच, आंख खोला लाइट चालू, आंख बंद किया लाइट। ये आएगा, अभी हाथ से हो रहा है, कल आंख से हो। सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, सब एआई अपने रोबोट बन जाएंगे। एक ऐसा दुनिया आएगा जहाँ वी विल बी द रोबोट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब, आपको समझना चाहिए और इसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो एवरीथिंग हैज एन, तब स्वॉट एनालिसिस करी क्यों रहे हैं? जब पता है देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज तो देयर आर सम थ्रेट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गोज हैंड इन हैंड। अब बस यही बात होता है, आप कब अपने एडवांटेजेस का पल्ला भारी कर लेते हो, और जिस दिन डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा। विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये चीज तो रावण जैसा आदमी भी नहीं ठीक से संभाल पाया, तो अपने क्या है। आइए बोलो, डन है बात आप लोग को इतना? बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से समझने के लिए। और कोई ये अंदर का पार्ट, इट प्रेजेंट्स अ बिजनेस स्टैंडिंग एंड पोजीशन, ये बताता है क्या, ये सब पेस्ट एनालिसिस करने के क्या इफेक्ट्स होंगे। देखो ये लिखा हुआ है ना, पेस्ट एनालिसिस करने के क्या क्या फायदे हैं, देखो वो क्या क्या बताता है तुमको। दीज आर दी, लिख लो, इफेक्ट्स ऑफ पेस्ट एनालिसिस या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस करने के इंपॉर्टेंस नहीं है, नीड, कॉन्सिक्वेंस क्या करता है ये आपको बता देता है। ये सब करने के बाद की बातें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। जो मैंने आपको पहले बताया, ये करने से अपने को क्या पता चलता है, हम कहाँ खड़े हैं, याद नहीं है? अभी तो स्टार्ट हम वहीं से किया। ये करते क्यों है? ताकि हम पता कर सके हम कहाँ खड़े हैं। तो देखो वही लिखा है, इट प्रेजेंट्स अ बिजनेस स्टैंडिंग एंड पोजीशन, दैट अभी हम कहाँ हैं, हम स्ट्रांग है कि हम वीक। इट इन्फॉर्म्स अबाउट बोथ क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फॉर्म सक्सेस एंड स्लैश और फेलियर, कि हम सक्सेसफुल होने वाले हैं कि फेल होने वाले। इट हेल्प द फॉर्म एसेस द रिपोर्ट एंड टेक काउंटर मेजर। ये हेल्प करता है कि अगर हम समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ हमारी गलती है तो हम उसके लिए कुछ तैयारी करना अब स्टार्ट कर दे, कुछ काउंटर मेजर्स लेना स्टार्ट कर दे। इट फोरकास्ट द फ्यूचर एंड शेड्स लाइट ऑन द करंट सिचुएशन। वो फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, बोलते हैं ना आज के सिचुएशन में प्रकाश डालता है। शेड्स लाइट मतलब प्रकाश डालता है। इवेल्युएट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड अलाउज फर्म्स टू मेक क्या, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, ब्ला ब्ला ब्ला। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया, कहानी को रगड़ रहा। 10 पॉइंट्स नहीं है सारे पॉइंट्स रिलेटेड। आपको बस यही सब बात जो आगे से पढ़ते आ रहे हो इंट्रोडक्शन में वो रिपीट किए जा रहे। ठीक है, 3-4 तो कर लो काम का बात, ताकि आप लोग को मालूम हो इनको ड्रैग करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्ट एंड स्वॉट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस तो काफी हैं जैसा आप सब जानते हैं, बताइए क्या सर एडवांटेजेस? यही सब, ये सब हेल्प करता है हमें स्ट्रेटेजी बनाने में, ये हेल्प करता है हमारे पोजीशन को पता करने में, ये हेल्प करता है हमें कहाँ कहाँ इंप्रूव करें जो अभी अपने पढ़े। डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छा है, बताओ सोच के बताओ, डिसएडवांटेज बिना देखे क्या हो सकता है? एनालिसिस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये फैक्टर्स को समझना जो हमारे कंपनी को इफेक्ट करते हैं, आज हमको मालूम ही नहीं होता है कौन सा बात मेरे ही कंपनी को क्या कर सके इफेक्ट। देयर आर वेरियस सोशियो इकोनॉमिकल, मैक्रो इकोनॉमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन दिस, बट वेदर इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर सेक्टर। और दूसरा, पेस्ट एनालिसिस अगेन इट इज वेरी मच हाईली इकोनॉमिकल, मतलब क्या, पैसा बहुत लगता है। ये सब चीज करने का क्या लगता है, रिसर्च करने का पैसा बहुत लगता है। इन सब चीज में ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे देखते हो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हो सकता है जब तक आप इस चीज को कर रहे हो तब तक बहुत लेट हो चुका था, तो इट इज अ टाइम टेकिंग। जब बोलते हैं ना सर सोच रहे हैं अभी क्या करें,
तो ये जो सोच रहे हो वाले चीज में क्या हो सकता है, तुम्हारा टाइम बेकार का वेस्ट हो रहा है. इफ यू हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड विदाउट डूइंग दीज एनालिसिस तो हो सकता था आज तुम कहीं और होते. बस वही बात है. पहला बात क्या बोले बताइए, बताइए. वी डोंट नो विच फैक्टर्स अफेक्ट आर कंपनी या सिचुएशन. दूसरा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तीसरा, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अगेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो वी डोंट नो कल क्या होगा. आज हम सोच लिए कि कल को दिन पक्का कंपनी चेंज कर देगा, मतलब गवर्नमेंट ये लाने वाला है, कहीं नहीं लाया तो. और हम तो आज का सिचुएशन जज किए. आज पता चला गवर्नमेंट ऐसा लॉज रख के रखा है, कल अगर चेंज कर दे तो फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन. इस वजह से ये एनालिसिस टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा, चेंज. ऐसे नहीं होगा कि आज कर दिए अब काम खत्म, अब सीधा गोल तक चलो. आपको जैसे ही कुछ भी इन सब चीजों में चेंजेस आएगा, आपको वापस से आपका पेस्ट एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस करना होगा. यानी इट इज नॉट अ वन टाइम अफेयर, इट इज अ कंटिन्यूअस अफेयर. तो वही तो बार बार करना होगा. जबकि क्या लगा था, एक बार करके रख दिया, अब सिर्फ क्या करना है, गोल की तरफ जाना है. नहीं, बार बार करना होगा. बोलो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो जो मैं बोलूं उसमें 1 2 3 लिखने लगेगा. पहले पढ़ते हैं. बोथ स्वॉट एंड पेस्ट एनालिसिस आर सिंपल एंड इजी टू लिस्ट बट हार्ड टू, क्या लिखा हुआ है, तो देखो ये जो सिंपल एंड इजी है, ये क्या हो गया इसका एडवांटेज. और डिसएडवांटेज क्या हो गया, इम्प्लीमेंट करना इतना, जैसे बोलते हैं ना सर बोलना आसान है, करके दिखाओ. आप बोल तो दिए आज 12 घंटा जाके डेली पढ़ लेना, सर होता नहीं है. यानी बोलना आसान है, करना आसान नहीं है. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज, देखो एडवांटेजेस मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे लिख सकते हो खुद सोच के. प्रॉब्लम आएगा डिसएडवांटेज में, हार्ड टू इम्प्लीमेंट. इट टेक्स टाइम एंड रिसर्च टू कंप्लीटली एनालाइज द सिचुएशन. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स टाइम एंड रिसर्च टू कंप्लीट द SWOT analysis might not be able to provide result for each factors plus for analysis for to be successful. यानी ये सारी बातों को कंसिडर ना करे, ये भी हो सकता है. हर एक फैक्टर को कंसिडर करे ना करे वो जरूरी नहीं. इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, जो बात बोला था ना, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. एक्सपर्टीज मतलब एक्सपर्ट्स बहुत जरूरी है. तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हम मेरे पे ये क्या इम्पैक्ट करेगा, जब तक कोई मेरे को एक्सपर्ट ना बताए, एक सीए ना बताए, एक सीएमए ना बताए, एक सीएस ना बताए कि भैया कॉर्पोरेट लेवल में आपके क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे ये लॉस चेंज होने के लिए. नेक्स्ट, विच वुड एनालाइज ऑल पॉसिबल थ्रेट्स एंड वीकनेसेस एंड टर्न देम इनटू स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज. इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड कैपिटल टू परफॉर्म. बोला ना एक्सपेंसिव है. एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, ये क्या है, एक्सपेंसिव है, टाइम ज़्यादा लगता है, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है, एंड अ पॉजिटिव आउटकम कैन नॉट बी गारंटीड. वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ, फ्यूचर इज अनसर्टेन. जरूरी नहीं है जो किए उससे क्या हो, सक्सेस ही मिले. क्या जरूरी है जो हम सोचे वही चीज से सक्सेस हो? नहीं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट सक्सेस इज ग्रांटेड गारंटीड. डन डन, पक्का एवरीबॉडी. अगला पैराग्राफ प्लीज खुद से पढ़ लो. मैंने जो जो मेन बात था वहाँ यहाँ लिखवा दिया डिसएडवांटेज. एक बार ये 6 पॉइंट ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज. एक घंटा हो गया, उबासी तो नहीं ली पूरा थ्योरी टॉपिक में. 1 घंटा होने वाला है बस, उबासी नहीं ली. मेरा मकसद पूरा हो रहा है धीरे धीरे. थ्योरी टॉपिक भी करा देना. सही है ही नहीं. 20 नंबर तो देखो यार पढ़ना पड़ेगा. ऑडिट से तो ठीक ही है. 50 नंबर बहुत आसान थ्योरी है. मतलब ना कि वही जो तुम लोग नहीं पढ़ते थे बिजनेस और तो तुम बोला, अल्टीमेटली बस वही है कि वो जो एक इजी बात था फेयल्स के प्रिंसिपल्स, वैसी ही कुछ बातचीत है यहाँ और कुछ. वही तो यहाँ पे भी तो वही कोशिश करवाने की, जितना पार्ट हो सकता है अपने इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख ले जिससे आसपास की बातें याद रहें. बाकी तो जितना ज़्यादा हो सके घर जाके आप इनको लिखेंगे, वापस से रिपीट मोड में रीड करोगे, काम होता रहेगा. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए एक पेन बन सकता है अगर आप रेगुलरली ना पढ़ें.
बाकी सब्जेक्ट रेगुलरली नहीं पढ़ना। बाकी टॉपिक्स को जैसे हफ्ता में 2 सम्स बना लिया ओएम का, एक इस चैप्टर का एक इस चैप्टर का, 2 सम्स बना लिया कॉस्ट का, 2 सम्स बना लिया। इसको तो डेली बेसिस पे हो सकता है वापस से पढ़ना पड़े पूरा पूरा, बार 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 बार। अगला 1 महीना में ऐसा फ्रेमिंग करना कि दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट तो डेली पढ़ रहे हो, 3 से 4 सब्जेक्ट। इसमें आपका टैक्स हर दिन आना चाहिए, चाहे एक डीटी चाहे एक आईडीडी। इसमें आपका कॉस्ट एंड एफएम हर दिन आना चाहिए, चाहे कॉस्ट चाहे एफएम। आपका हर दिन एक अकाउंट्स आना चाहिए, और आपका ऑल्टरनेटिव डेज लॉ आना चाहिए, और एक तरफ ऑडिट स्लैश ओएमएसएम आना चाहिए। ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा, ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होता रहे। पंद्रह दिन का प्लान बनाओ। 15 दिन में हम चाहते हैं हम ग्रुप 1 पूरा सल्टा दे, अभी का, जब हमारा ग्रुप 2 का कुछ क्लासेस चल रहा है या कब हम पढ़ रहे हैं। ग्रुप 1 के सारे टॉपिक्स को एक बार ब्रश अप करके अंदर रख दो, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल था, कॉस्ट, अकाउंट्स, टैक्स और लॉ। तो वो सब टॉपिक्स को एक बार ब्रश अप करके अंदर रख, ये 15 दिन में। अगला 15 दिन का टारगेट बनाओ, जितना ग्रुप 2 की बातें हैं वो रिवाइज करेंगे, और लास्ट का 10-15 दिन का टारगेट बनाओ सब कुछ खत्म कर देंगे। बहुत टाइम है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, आज के दिन गिनोगे तो बोलोगे सर टाइम ही टाइम। बस आपको उसको कैपिटलाइज करना, सच में बोल रहा हूँ, टाइम है, बहुत टाइम। तो गलत दिखता है टाइम को, तुम लोग कैसे देखते हैं मालूम। मेरे लिए तो एक चैप्टर जैसे होता है कि जब हमको लास्ट डे 7 घंटे में उसको पढ़ना है, तो आज जब हम उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी रिवीजन कर रहे हैं, मान लो सेकेंड क्योंकि फर्स्ट रिवीजन क्लास के साथ कर रहे थे, तो इट मस्ट टेक मैक्सिमम पर सब्जेक्ट 2 × 14 यानी करीब करीब 30 से 35 घंटे हर सब्जेक्ट में दे। 30 घंटे देना मतलब अगर दिन में हम अब एक एवरेज 12 घंटा पढ़ते हैं, एक एवरेज, तो 30 घंटा यानी एक बार 36 ही पकड़ते हैं, तो कितना दिन होता है बाबू लोग? 3 दिन। एक सब्जेक्ट को 3 × 8 24 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ये मेरा रिटर्न गारंटी है। 24 डेज इज मोर, चलो 6 दिन ग्रेस, महीना, 1 महीने से ज़्यादा तो आपको मिल जाए तो आप बर्बाद हो जाओ। 1 महीना मोर देन इनफ होता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो चीज़ को 7 घंटे में पढ़ना है, मैं अभी उस चीज़ को आपको 28 घंटे नहीं 36 घंटा पढ़ने बोल, 7 घंटा पूरा एकदम 1/4 तक 1/6 तक चले जाना है, 1/5 टाइम मिलेगा। तो द फर्स्ट रिवीजन शुड बी एटलीस्ट लाइक दैट ना, ताकि जिस दिन वो वाला रिवीजन करे तब तक हमारे दिमाग में वो बातें सेटल हो चुकी है। आज अगर रिवीजन में एक एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन लगाओगे, तो उस दिन कैसे 7 दिन में पढ़ लिए क्या सब कोई? ऑनलाइन लाइव क्लियर है ये सब बात? आइए, स्वॉट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप लोग ये डेली करते हो अपना स्वॉट एनालिसिस, कि भाई ये चैप्टर नहीं आता इसको छोड़ दे क्या, ये चैप्टर कर ले क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं करेगा, क्यों जज करेगा? तो उससे क्या मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई दिमाग में बात लाना ही मत कि तुम सेलेक्टिव स्टडी करेगा तो तुमको फेल कर देगा। तुम अटेम्प्ट जैसा करेगा उसी पे डिपेंड, उसको क्या मालूम तुम क्यों छोड़ा वो बात। हो सकता है टाइम नहीं मिला हो सकता है तुम ऑप्शन में उसी को छोड़ा हो क्योंकि तुमको बाकी ज्यादा अच्छा आता हो, तो वो आदमी ये जज नहीं कर सकता है कि आदमी ये क्यों छोड़ा। समझ रहा है मेरा बात? वैसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी विल नॉट डिपेंड ओवर देयर। वो तो तुम्हारे इंटरव्यू में फर्क पड़ेगा, जब वो पूछेगा वो टॉपिक, ये वाला टॉपिक से अगर पूछा और तुम वही टॉपिक नहीं बोल पाया, तो वो बोलेगा अरे इसको ये नहीं आता। बस एग्जामिनर जब चेक करेगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनी का पेपर से एग्जामिनर कुछ जज नहीं करता, मत टेंशन, आराम से पढ़ाई करो जितना होता है। गो फॉर पासिंग राइट नाउ। एंड मैं तो आपको सच बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे लोग हो जो रैंक ला सकते हो, क्योंकि लोगों का हाल खस्ता है। और इस CMA लेवल में अभी मैं ऑन द सीरियस नोट बोल रहा हूँ, सब लोग अंधे हैं। आप उसमें खाना राजा बन सकते हो। आप लोग हो पहले से बहुत तेज, आपको तो अब बस
होता है ना, आउट परफॉर्मिंग दी, तुम लोग के लिए ये ओ बहुत अच्छा है क्योंकि तुम लोग का ये एस बहुत अच्छा है, लोगों का ये तुम लोग के लिए थ्रेट्स है, बाकी लोग के लिए थ्रेट है, तुम लोग के लिए यही अपॉर्चुनिटी कि तुम्हारे कंपटीटर्स बहुत वीक, तो तुम उसको पछाड़ के ऊपर जा सकते, तुम्हारा थ्रेट्स नहीं है, तुम्हारे कंपटीटर्स स्ट्रांग नहीं है। जैसे हम सीए में उल्टा बोलते हैं, सीए में हर क्लास में हम बच्चों को बोलते हैं बाबू तुम लोग के कंपटीशन बहुत टफ है, कि साउथ के बच्चे और वेस्ट के बच्चे सीए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब वो लोग दिन में 15-15 घंटा पढ़ रहा है फ्रॉम डे वन, और आप लोग 7-8 घंटा पढ़ते हो डे वन। सीएमए में उल्टा है, यहाँ वाले बच्चे ज़्यादा तेज, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इस कोर्स के बारे में आइडिया है, अवेयरनेस कम है। आपके लिए यही अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए वही चीज़ थ्रेट्स है। सोचो, एकदम सेम एनालिसिस में आप लोग के लिए करके रखो। मैंने आपको डे वन भी यही बोला था, आप अगर सीएमए कर रहे हो रैंक लाना बहुत बच्चा बात है, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग थे जो लोग सीए 2-2 बार में निकाले हैं, सीएमए में रैंक है, तो वो एक बहुत बड़ा अप पॉइंट मिल जाएगा आपको। बाकी लोग जितना आप लोग पढ़े हो, मेहनत की हो, अगर उसको सही से चैनलाइज कर दिए लास्ट एक महीना में, रैंक कहीं नहीं है, और रैंक टॉप 10 कहीं नहीं, टॉप 10 में मैं कई लोग को देखता हूँ, और भगवान करे 1 आ जाए, कहीं मजा आ जाए, बहुत ज़्यादा हाई चांस है, बहुत ज़्यादा हाई चांस। अगर आप लोग बोथ ग्रुप वालों के केस में पास होना, अब क्या रिटर्न हो गया, अब हम वट लगा के बोल सकते हैं मेरे बच्चे रैंक क्लास, हम एमसीक्यू होता या वो जो ऑनलाइन पैटर्न होता तो हम इतना सोच नहीं सकता था, बट अब जो हालत है उस केस में आप लोग पीछे हटो, मेरे को नहीं लगता। आप लोग चारों जितना भी ये पेपर्स है 8 वो अगर ठीक से कर लो, जितने भी बच्चे हो आप लोग, आपको मैं सच बता रहा हूँ, चाहे वो फ्रॉम द डे वन जो मेरे से पढ़ना है से लेके लास्ट डे लास्ट तक, सबका रैंक आ जाएगा। रैंक मतलब आप लोग सब ऐसे बोलोगे सर पास नहीं हुए हम लोग, सबका रैंक आया है, फोन करके बोलोगे हम लोग सबका रैंक आया, ये एक मोटिवेशन रहेगा तुम लोग का, मैं बोल रहा हूँ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट मोमेंट में अब अपने सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को दूर रखना है, कुछ बातों से हट जाना है जो आप हट चुके हो। मैं देखता हूँ आप लोग बहुत सीरियस हो टुवर्ड्स पढ़ाई, क्योंकि जनरली मैं नहीं देखता बच्चों को, और आप खुद देख रहे हो यू स्टार्टेड विथ अराउंड 100 एंड राइट नाउ इन अकाउंट्स क्लास ऑल्सो यू सिट अराउंड 10 और 5 और 6। तो दिस इज द फैक्टर कि बच्चे हार मान जाते हैं, बच्चे लास्ट तक नहीं टान पाते। आप लोग लास्ट तक टान पाए, ये एक अचीवमेंट है। अब ये जो आपका अचीवमेंट है इसको आपको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर, और वो यही है गेटिंग अ रैंक। जब इतना मेहनत किए ही है तो क्यों ना उन लोग से ज़्यादा का मार्क्स। आप लोग तेज भी हो, आप लोगों को ऐसा भी नहीं है कि ढोबू लोगों की जब तक सम्स नहीं देखते हैं या देखा हुआ सम्स आएगा तो ही कर पाएंगे, आप लोग कर लोगे। बस हाँ, अब आप लोग को चैनलाइज करके पढ़ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग सबका रहेंगे, गारंटी। पूरा दिसंबर महीना मेरे को सिर्फ आप लोग में ही लगना है, मैं सोच के रखा हुआ हूँ। जब चाहो जब मन करे आओ, रूटीन बनवाओ, प्रैक्टिस करो, मतलब आग लगा दो भैया यहाँ आके पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, आप जो बोलेंगे हम आएंगे, हम करने के लिए रेडी। आराध्य वन ऑफ द स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बोला था सीए इंटर में, भगवान कर रहा है, मेरा दिल कह रहा है 1 2 3, ऐसा उसका 8वां एग्जाम गया है, ही हैज डन ऑसम। कल लास्ट पेपर में आके यही फ़ोन किया, मैसेज किया, थैंक यू सो मच भैया, ये जो 8वां एग्जाम गया है मेरे को लग रहा है पक्का बढ़िया वाला रैंक, हम उसको अभी गारंटी दे सकते हैं उसका। और अगर आपको भी मैं वैसा मेहनत करवा दूं तो कोई बड़ी बात। बैच में भी मैं जानता था कौन लोग क्या थे, आज उनको वहां से उठा के पास करवाना, जो लोग थोड़े नीचे थे उनको उठा, भवानीपुर का बच्चा, का बच्चा नहीं, नॉर्मली है वो, बट आज वो सोचो रैंक 1 2 3 एस्पायर कर, कोई लाइफ में ऐसे सच बिग डील था उसका, 5th 6th आया, वैसा भी नहीं है टॉपर है स्कूल का जो आज इंडिया का 1 2 3 बनने वाला, वो एक छोटे से स्कूल बीएचएस का 5th आज बोल रहा है सीए में इंडिया का टॉपर बन। तो आप लोग तो पछाड़ दोगे, पछाड़ दोगे, फेंक दोगे सब, बस और बस लगे रहो, टास्क जो कर रहे हो मैं गारंटी देता हूँ ये लास्ट तक जाना आपके लिए बहुत बड़ा बात हो गया, अच्छा बात हो गया, ताकि ये सब सब्जेक्ट्स को आप यहाँ रख लो। अभी आपको जो पुराने सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं उनको कंप्लीट करना है। शिवम आई एम नॉट जोकिंग, हम फर्स्ट डे से नहीं जानता था कि आप लोग कैसे हो, मैं फर्स्ट डे से रितिका को भी नहीं जानता था, ना तुमको जानता था, क्योंकि मेरे लिए तुम लोग फाउंडेशन में कहाँ थे हमको नहीं पता,
ये तो थी नहीं, पढ़ी नहीं थी, बट ये इसकी बहन थी, हम जानता है उसको। हमको सब मालूम है कि तुम लोग कहाँ सलोनी पहले दिन। मेरे को तो ईशा से बहुत होप भी था, बट वो दोनों ग्रुप दे नहीं रही है। मैं तो आज भी उसको, अगर मैं होता वहाँ तो हम तब उसके जानता था, हम बोलता दे। मेरे को पैसा से कुछ नहीं है भाई, हमको अगर होता तो आज के दिन हम सबको बोल देता हुए में से हम लेंगे, लेना ही पड़ेगा, हम ऐसा पढ़ाएगा वैसा। हमसे वो सब नहीं होता। हमको मालूम है वो ईशा जैसी लड़की भी रैंक क्लास। आप लोग सब में वो पोटेंशियल है, सब में। प्रतीक, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट यू आर सीइंग द इम्प्रूवमेंट। और मेरे को लगता है आप लोग को अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। डे 1 जब तुम और खुशी साथ में बैठता था, हमको लगता था क्या बेवकूफ लोग आए हैं क्लास में, कि तुम लोग एकदम डब्बा जैसे सोचता था। आज तुम लोग का सोच बदल गया। खुशी इम्प्रूव्ड, मतलब फ्रॉम स्केल, ऐसा स्केल है तुम लोग, ऐसा स्केल, एक अलग लेवल ऑफ इंक्रीमेंट है। रितिका और मेरे को सलोनी और ईशा पहले से थोड़े स्मार्ट लगते थे, बट वो लोग भी एक होता ना, यहाँ थे तो यहाँ पहुंच गए। तुम लोग यहाँ था तो तुम लोग उनके तक आ गया है। तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किए हो तुम लोग। सुमित बहुत तेज है, सृष्टि बहुत तेज है, सब तेज है ये लोग सब कुछ अच्छा कर सकते। ऑनलाइन लाइव में आप देखते हो कैसा आंसर देते हैं लोग, कैसे आज भी टिके हुए हैं ऑनलाइन लाइव में। और भी बहुत ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, मैं जानता हूँ। आर्ची, वो लड़की बहुत पढ़ रही है, डेली बेसिस पे क्लास जैसे ही अपलोड होता है क्लास कंप्लीट। बहुत लोग ऐसे, बहुत लोग। पास होना तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, रैंक लाना इस दियो। मतलब तुम लोग के लिए तो ऑप्शन ही यही है कि रैंक लाना है। अब बताओ 1 से 50 में कौन सा नंबर पसंद वो आएगा। कई केक काटेंगे अपने, कोई नंबर लगा के, क्यों टेंशन लेते, कोई नंबर लगा के सब केक। ये मत सोचना मेरा तुम लोग से ज्यादा उम्मीद है, ये उम्मीद तुम लोग ही मेरे अंदर पैदा किया कि तुम लोग है वैसा। हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं बोल रहा है जो मांग रहा है तुम लोग ये कर सकता है, इसलिए तुम लोग को बोल। तुम लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा है, कि तुम लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी से तो हम लोग बहुत, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ आपको दूसरे को पछाड़ना है। यहाँ आपको 90-100 नहीं लाना 11-12। यहाँ आपका अगर उसका 70 आ रहा है तो हमको सिर्फ 71 लाना। ये सोचो, तो शेर वाली कहानी। हमको शेर से तेज नहीं भागना, हमको अपने आगे वाले से तेज भागना। तो जब तक शेर उसको खाएगा हम पार हो चुके। तुमको उस शेर को बीट नहीं करना है, जितना भी भाग लो तुम शेर से तेज नहीं। बट हाँ, अपने आगे वाले से तेज भाग सकते, शेर पहले उसको पकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिर्फ अपने कंपटीटर को बीट करना। और यहाँ कंपटीशन बहुत वीक है। सिर्फ 2 जगह से रैंक आते हैं, एक गुंटूर हाईएस्ट रैंक और साउथ। बट आई फील दिस इज द टर्म जहाँ मैं बहुत लोगों को मेंटर किया हूँ सीएमए में, जो आज तक मैंने नहीं किया था। आई एम गारंटिंग दिस फैक्ट। मैं डे 1 से जब तक कर रहा हूँ मेंटरिंग, मैंने 3 स्टूडेंट को पढ़ाया था, उस 3 में 2 का रैंक आया था। मैंने ऋषभ को पढ़ाया था, मैंने नीतीश महेश्वरी को पढ़ाया था, 2 का रैंक। मैं 3 को ही पढ़ाता था उस समय। मैंने 9 जन को पढ़ाया था, जिसमें से आज 6 जन सीएमए बन चुके। मेरे को इतना मालूम है कि गाइडेंस मीन्स अ लॉट, और अगर आप उसको कैपिटलाइज कर लो। और इस टर्म में जितने लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, मैं उनमें बहुत रैंकर, बहुत। एक होता है ना कि मेरे को वो रैंकर वाली फीलिंग आती है। आप लोग एक स्मार्टनेस दिखती है आज के दिन, एक इम्प्रूवमेंट दिखती है आज के दिन। आप लोग का स्वॉट एनालिसिस बहुत बढ़िया से हुआ, आपने अपना वीकनेस उस स्ट्रेंथ में बदल दिया। अब बस आपको अपने थ्रेड्स को अपॉर्चुनिटी, जो आप लोग को डर लग रहा है ना, ये टैक्स, ये लॉ, ऑडिट, कुछ नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है, लोग बाकी लोग टच भी नहीं किए, उनको सिलेबस नहीं पता जो एग्जाम देने में। तुम लोग तो बहुत अपर हैंड में हो। जस्ट गो फॉर नाउ सिंग स्टडी, एक होता है रूटीन स्टडी। अलतुक्का कुछ भी मत करो, मतलब एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी करो। ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस हिसाब से एक प्लान ऑफ एक्शन सच में। एंड द गोल शुड, के लिए क्या चाम दाम दंड भेद लगाना है निकाल लो। यही आज जो पढ़ रहे हो वही तो करोगे आज घर जाके। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं, जैसे ये बोला ना इसका डिसएडवांटेज क्या, टाइम का ज्यादा भी नहीं लगाना अपने को। 10 मिनट हर वीक का, फॉर अ वीक गिव योर 10 मिनट्स ऑफ टाइम। अगला एक वीक हमको क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना है, शॉर्ट टर्म गोल। इस वीक में मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आधा कॉस्ट अकाउंटिंग सल्टाना है, या आधा लॉ सल्टाना है। अगले वीक में हमको आधा लॉ और टैक्स सल्टाना है, आधा लॉ, टैक्स और कॉस्ट सल्टाना है। ऐसे करते करते प्लान ऑफ एक्शन को बढ़ा। जैसे देखोगे तुम लोग कि नवंबर तक तुम लोग का
या दिसंबर फर्स्ट वीक तक पूरा ग्रुप 1 ऐसे होगा। फिर ग्रुप 2 अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ ग्रुप 1 का डेली 2 घंटा पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ोगे ना, लोगों को लगेगा भैया 10 रिवीजन हो चुका, आप सवाल दीजिए तो। और मजा तब आता है जब एग्जाम में सेम सम्स देख। आपको दिखाऊं अभी कल का पेपर, ये इंटर, लोगों को मजाक, तुम लोगों को मजाक लगेगा, मजाक। एक सेकेंड, लोगों को लगेगा ये सीए, ये आप बोले थे भैया, मतलब तुम लोग आज ये पढ़ रहे हो ना तो बोल सकते हो। देखो ये मेरा तुम लोग का ही बुक भी है और सीए इंटर का बुक दिखा रहा हूँ, तुम जो पढ़ाया था उन लोग को वही बुक खोलो। ये रहा मेरा उनका एफएम का किताब। तुम लोग अभी कौन सा चैप्टर लास्ट किया वो बताओ तो, आ जाओ। नहीं लास्ट तुम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ा दो। ये कौन सा चैप्टर है इन लोगों का? एक मिनट देखना प्लीज गाइज, इफ आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक तो जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन। ये है कैपिटल बजटिंग। इन लोग में 35 सम्स थे, आप लोग में कुछ कटवाया क्योंकि इन लोग में ज्यादातर टॉपिक आने वाले थे। अच्छा, अब मैं आपको एक सम्स दिखा रहा हूं, जो आप लोग को देखा हुआ लगे तो बताना। मैं पहले एक सम्स दिखाऊंगा फिर आपको दूसरा सम्स दिखा, 2 सम्स दिखाऊंगा इस बुक टोटल में। अरे नहीं रे, रूप हड़बड़ी का है, फिर भागा दौड़ी। अरे तुम लोग का नहीं है, सेम ही टाइप का सवाल है ना। क्या मार्किंग सेम? ये देखो, ये तुम लोग किया था नहीं? ये कौन सा सम से? नवजीवन पढ़ो पहले। क्या ये वो डायग्नोस्टिक सेंटर वाला सवाल है? तुम लोग में जैसा है वैसा ही है, मैंने थोड़ा सा बस नेट ऑफ टैक्सेस वर्ड दिख रहा है। 36,000 का कमीशन इनकम, अगर टैक्स से नेस है, हमने तुमको लिखवाया था कंसीडर टैक्स सम्स में मिसिंग था, देखो इनके बुक में पहले से है कि नहीं। ये वाला सवाल एक देख लिया और एक ये वाला सवाल देखना, ये तुम लोग को करवाया नहीं, ये तुम लोग के काम का नहीं था, बड़ा सवाल है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना, बीटी पैथोलॉजी, थोड़ा पढ़ना बस। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ सको। ये बस बोल रहा है कि पहले ये, उसके बाद देखो मशीन में क्या लिखा है। बोल रहा है पहले 5 साल अलग काम फिर अलग काम, ठीक है, मतलब पहले 10-15 साल ये, फिर अलग अलग चेंज हो रहा है। तो इसमें कि 5 साल तक एक काम करेंगे, फिर 5 साल ब्रेक करके दूसरा मशीन भी ले सकते हैं। अब देखो यही चीज लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा ये एक हो गया। एक नेक्स्ट चैप्टर देखो जो अब तुम लोग के सिलेबस में नहीं है बट आने वाले न्यू सिलेबस में, जो लोग न्यू सिलेबस वाले करेंगे उनको ये चैप्टर देखने मिलेगा। क्या वर्ड दिख रहा है? रिस्क एनालिसिस इन कैप बच। ये तुम लोग में नहीं है, उन लोग में है। क्या दिखा लोग में किया हुआ है कि किस साल क्या पेपर आया हुआ। कल का डेट क्या था? 14, 16, 13, ठीक है। ये वाला सम्स देखना, बस एक बार देख के रखना। ये वाला पढ़ लो, एक बार पढ़ लो ताकि दिखे। मॉर्निंग शिवम मेरे को फटाफट पेपर का फोटो भेजना। तुरंत मेरे को पेपर का पीडीएफ भेज और फोन पर फेंक दिया ना ये लोग।
एग्जाम खत्म होते ही पेपर खत्म, भूल जाओ उस पेपर। लास्ट पेपर था तो हम बोला कहीं होगा इन लोग। ये वाला सवाल देख लिया एक तो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है सब, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट वाला चीज, ठीक है। ये वाला टाइप का तुम लोग देख लिए। और तुम लोग को याद है बाउमूल मॉडल किए थे आप लोग, कौन से चैप्टर में बोला? कैश मैनेजमेंट में एक तो किए थे ना, रूट ओवर 2a/t/c, मतलब जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिसाइड करना बाउमूल मॉडल जी द्वारा, ठीक कि नहीं। ये सारे सवाल कल एग्जाम में पटक दिया, एकदम बुक का डिट्टो पेस्ट सवाल एग्जाम में आ रहा है। तो अब क्या है, अब आप लोग के पेपर का भी एनालिसिस आप देख सकते हो, आप लोग का भी पास्ट ईयर का पेपर आप देखते हो कि क्या जो बुक का क्वेश्चन होता है छप जाए, और प्लस देखा हुआ आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हुए आएंगे, तो नहीं हम लोग फाड़े। मतलब ऐसा होगा कि आप बोलोगे भैया सारा तो सवाल देखा हुआ था, हम लोग को टेंशन ही नहीं लेना, वर्ड टू वर्ड सेम आ गया। तो वर्ड टू वर्ड सेम आना का मतलब क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल में जाना चाहिए। और उस समय एग्जाम में एक चीज फोकस करना, सिली मिस्टेक्स ना हो, मतलब कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील, मालूम है। कॉन्फिडेंस को, वही मैं बोल रहा हूँ सब ऑनलाइन लाइव को भी और वीडियो को भी, ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत देना, कॉन्फिडेंट रहना और अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ना, ताकि आपको सारी बातें दिमाग में, जिस दिन ये कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग बहुत बहुत ऊपर, ठीक है। आओ पहले पढ़ते हैं जितने पेपर आता है। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या कैटर करना आपको बताया, बताओ। इंटरनल भी और क्या, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सटर्नल भी। देखो पढ़ो क्या लिखा है, स्वॉट एनालिसिस रिफाइंस दिस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन by applying a general framework for understanding and managing the environment in which the organization operates। मतलब जहां वो काम करता है, यानी क्या बोलोगे इस वर्ड को, environment in which the organization operates मतलब इंडस्ट्री। क्या बोलना चाह रहा है वर्ड, इंडस्ट्री। The acronym SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunity and threats. In many respects the socio sophisticated analysis techniques discussed throughout the text and the further refinements of the basic SWOT analysis. In addition, students have repeatedly told us that SWOT is an excellent way to begin a case analysis. Students मतलब समझ पा रहे हो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? A group of people, कई लोग बोले कि स्वॉट एनालिसिस तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम कभी भी अपना कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू असेस द इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स। स्वॉट सीक्स टू isolate the major issues facing an organization through careful analysis of each of these four elements. Manager can then formulate strategy to address the key issue. The appraisal should give particular attention to the following। क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए SWOT एनालिसिस करते वक्त, देखो क्या क्या वर्ड्स। पहला, अ स्टडी ऑफ व्हाट, पास्ट अकाउंट्स एंड यूज ऑफ रेशियो, यानी SWOT एनालिसिस करने के लिए आपको पास्ट रिकॉर्ड्स को, रेशियोज को मद्देनजर रखते हुए चलना है। अच्छा, आपके प्रोडक्ट पोजीशन और प्रोडक्ट मार्केट मिक्स के बारे में जानना है कि अभी आप कितने मार्केट में स्टैब्लिश्ड हो, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या है, आपके प्रोडक्ट कितने बिकते हैं एज कंपेयर टू आपके अदर्स प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी कैश और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी के, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, लिक्विडिटी एज वेल एज अदर फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपके क्या कॉस्टिंग पड़ती है। लास्ट, मैनेजरियल एबिलिटी, आपके टीम में क्या पावर है आपको कहां तक पहुंचाने का। बोलो ये 4 वर्ड या 5 वर्ड याद रहेगा। यानी इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए क्या किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस। अब आओ वेरी काम का बात कि कॉर्पोरेट्स के जनरल स्ट्रेंथ्स क्या क्या होते हैं। क्या आपको कहीं नाम नहीं दिख रहे? अच्छा, कुछ अंदर लिखा भी है ये लोग कि सिर्फ हेडिंग्स बना के छोड़ दिया 11 और इससे आता है 4 नंबर 5 नंबर कि व्हाट आर द जेनरिक कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। एक बार रीड करना तो स्ट्रेंथ, और बताओ क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेंथ क्या होता होगा एक कंपनी का।
देखो एक बार पढ़ो, स्ट्रेंथ क्या होता होगा एक कंपनी। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में मैंने कई लोग का नाम नहीं भी लिया हो तो बुरा मत मानना, मैं जानता नहीं हूँ नाम, बट मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो लोग और पढ़ रहे हैं, जैसे ईशान भी है, वन ऑफ द स्टूडेंट पढ़ रहा है। कई प्रॉब्लम से कई लोग गुजर रहे हैं, जहाँ लाइव ऑनलाइन बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं वो लोग, बट दे कैन डू वेल। मिला, मतलब एकदम होता है ना कि मेरा इंडस्ट्रीज में क्या रिलेशन है, क्या मेरे वो होता है ना, ना चोर के साथ दोस्ती ना पुलिस के साथ दोस्ती, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हम एकदम अपने आप में रहते हैं। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मेरा फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत, हाँ मेरा फाइनेंशियल स्ट्रांग है बहुत, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मेरे पास ऐसे नहीं है पैसे की क्या है कमी है। तो ये जो कुछ बातें हैं जो आपको मेन मेन याद रखना है। मेरे को स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, इंसेंटिव्स मिलता है, मेरे पास रॉ मटेरियल का बहुत अच्छा बेस है, तो नहीं लगता एकदम मतलब जेनरिक बातें, आप चाह के भी क्या कर लोगे इसमें मेरे को नहीं मालूम, बट आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब एक बार वीकनेसेस पढ़ो, पता है जो आपके स्ट्रेंथ्स है वही तो वीकनेसेस होते होंगे, क्योंकि वही चीज क्या, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट मेरे सपोर्ट में नहीं है ना, देखो मेरा प्रोडक्ट मिक्स अच्छा नहीं है, देख लो, उसमें बैड 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 लगा देंगे तो वही चीज वो बन जाएगा, चेक करो। एक किया दूसरा खत्म। देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे अच्छा देखो रॉ मटेरियल सोर्स एज डिस्टेंस, ऊपर क्या था, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, ऊपर क्या था कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब बताओ ये सब चीज नवनीत मुद्रा नहीं पढ़ा सकता, सॉरी टू से, बट ये सब चीज आपको खुद समझनी हो। कैटर कर पाओगे क्या? हाँ, पुअर प्रोडक्ट मिक्स, लैक ऑफ मैनेजरियल स्ट्रेंथ, ऊपर बोल रहा है मेरा मैनेजरियल स्ट्रेंथ अच्छा है, नीचे बोल रहा है लैक है। अरे सब में अगर लैक वर्ड डाल देंगे तो वो वही जो ऊपर स्ट्रेंथ्स है वो मेरे वीकनेसेस में। एक बहुत अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। एक इंटरव्यू में एक आदमी से पूछा गया व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, मतलब व्हाट इज योर स्ट्रेंथ सबसे पहले बताओ। बोला आई कैन रीड या फिर अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्विकली। तो बोला एंड व्हाट इज योर वीकनेस, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी क्विकली। सुने नहीं आपने? बोला मैं जल्दी से बात समझ लेता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ और मेरा वीकनेस है, मैं जल्दी से बात भूल जाता। तो ये एक स्मार्ट आंसर हुआ, और आपको मालूम है उस आदमी का कितने करोड़ों का पैकेज है, क्या आंसर दिया बात। नॉर्मल मतलब कोई एक होता ना कि एक मैंने FM सॉरी MBA का कोई स्टूडेंट था जिसका ये कोट बहुत फेमस हो गया, कोई ऐसे स्टार वाला नहीं फीलिंग था, बट उसका नॉलेज, उसका तरीका, उसके वहां बैठ के इम्प्रेस हो गए लोग इस बात से, तो क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया, मतलब लोग चाह के भी, उसका स्ट्रेंथ क्या था चीज, अब जैसे ही उसको कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा मेरा वीकनेस भी तो आई जल्दी भूल भी जाता हूँ। तो क्या लगेगा, बोला आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा स्ट्रेंथ के बारे में अगर आप मेरे को ग्रिल करने लगे तो मेरा वीकनेस उसी से लिंक, मतलब होता है ना घुमा जजमेंटल, मतलब इंप्रेशन, एक अलग ही लाइन, वेरी नाइस लाइन, बहुत अच्छा इंप्रेशन लगता है कि ये सब कुछ स्मार्ट आंसर जो लोग देख के अपना पूरा बात को संभाल लेते हैं। ये देखो, ये वाला समझ देखो, हाँ ना पढ़ो तो, क्वार्टर का कैश आउटफ्लो बताया है, उसके बाद क्या बोल रहा है, it plans to meet the demand by cash periodically, marketable securities generate 8%, transaction cost is 60 रुपीज, बाउमुल मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज बताना है, जिसमें अपने कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस निकालेंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन साइकिल निकालना, टाइम बिटवीन द टू किया हुआ आपका √2 AT/C। ए क्या हो गया यार, 9 लाख इंटू 4,
क्योंकि क्वार्टर का ईयरली चाहिए। टी क्या हो गया 60 रुपीज और सी क्या हो गया 12%, खत्म, आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज पूछ रहा है, बताओ। अच्छा और देखो अभी आपको दिखाता हूँ, ये रेशियो का सवाल देखो। टोटल एसेट दे दिया, डेट टू टोटल एसेट दे दिया तो डेट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट दे दिया तो डेट इंटू इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट निकल जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट दे दिया 10 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट निकला हुआ है, 10 टाइम्स मार देंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया अलग से आपको 1 लाख। बोल रहा है गुड्स आर सोल्ड एट द मार्जिन ऑफ 50% ऑफ विच कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या मार्जिन मिल जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट का। और टैक्स रेट दे दिया आपको, एनपी निकालना है और ईबीआईटी निकालना है, एसेट रिटर्न बताना है, ओनर इक्विटी। 3 मिनट का सवाल था। अगला देखो ये सीओसी का सम्स, ठीक है। शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड प्रॉफिट, ये दोनों क्या हो गया रिटेन अर्निंग्स। ऑर्डिनरी शेयर्स दे दिया, प्रेफरेंस शेयर दे दिया और डिवेंचर दे दिया। अब नीचे बता दिया अभी का प्राइस क्या है। एक्स और कम इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। एक्स मतलब क्या हो गया, इसमें डिविडेंड का इफेक्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं है, और एक में कम दे दिया, इसमें डिविडेंड का इफेक्ट है। सब एक्स इंटरेस्ट ही दिया और हमको एक्स इंटरेस्ट चाहिए था, सिर्फ एक कम इंटरेस्ट दिया प्रेफरेंस का, तो उसको एक्स इंटरेस्ट बढ़ा देना, बस खत्म। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। अच्छा ये देखो अभी जो तुम लोग समझाया था, रिस्क एडजस्टेड एक्स वाई जेड कंपनी का जो नहीं था, कैश आउटफ्लो, प्रोजेक्ट लाइफ, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था विथ फिगर्स आ गया। बस एक्स वाई जेड को क्या बना दिया मालूम, देखो ए बी और सी। नीचे देखना ये वाला सवाल, ये कौन सा सवाल है, ये ऊपर वाला कौन सा सवाल है, नहीं नहीं ये वाला, ये आपका लेवरेज का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैं इसको दिखाता हूँ आपको इजी तरीके। क्या क्या बोली, ये वाला पेपर है ना, आ सकते हैं। ये देखो ये वाला सम क्या क्या दिया हुआ है, पीवी रेशियो, ओएल एफएल लोन का अमाउंट, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, टैक्स रेट, एमपीएस और पीई रेशियो। आपको सिर्फ पीएल बनाना है, याद करो ऐसा सवाल आप किए हो, इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला सब आ जाएगा सब। अरे नहीं, फाइनेंशियल लेवरेज और इंटरेस्ट को यूज करके पहले क्या निकल जाएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी और ओएल यूज करके कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 30% सेल्स, पूरा नीचे तक समझ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो वही वाला सवाल जो मैंने बोला, ये कैपिटल में 2 ऑप्शन है उसके बाद, एक नया खरीदना या दूसरा एक सेकेंड हैंड खरीदना 5 साल के लिए और फिर वापस सेकेंड हैंड खरीदना 5 साल के लिए। 2 पार्ट में सम्स को ब्रेक कर दिया। अच्छा ये वाला सवाल देखो 10 नंबर के लिए आया, विथ फिगर्स है, देखो जो आप लोग की विथ फिगर्स, नहीं तुम लोग के बुक का विथ फिगर्स आ गया। तुम लोग के बुक में यही था ना, डायग्नोस्टिक मशीन कितने का था, 80,000 का था। उसके बाद 8 साल का लाइफ था। स्क्रैप कितना था, 6,000 आफ्टर 8 ईयर्स। कॉस्ट कितना था, 7,500। रेवेन्यू कितना था, 40,000। और कमीशन इनकम कितना था, 12,000। टैक्स रेट 30%, डिस्काउंट रेट 10%। अब पूछा करना चाहिए कि नहीं, एनपीवी मेथड से करो। और अगर यही बोल दिया कि अगर ये प्री टैक्स है और एक नेट ऑफ टैक्सेस है, आपको नेट ऑफ टैक्सेस का समझ था। अगर बिफोर टैक्स होता तो प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया बिफोर टैक्स होता तो क्या होता, तो मैंने क्या बोला, उसको वहीं माइनस कर देते। देखो क्या ये सेम सवाल आपके किताब में है विथ फिगर्स, दोनों ऑप्शन दे दिया विथ फिगर्स वही है। 80,000 15 नंबर सवाल था सर, है ना, 15 नंबर था क्या। हाँ 80,000, 8 साल, 6,000, 7.5, 40,000, 12,000 नेट ऑफ टैक्स। एक में दे दिया, बोला अगर नेट ऑफ टैक्सेस नहीं हुआ तो क्या, नेट ऑफ टैक्स हुआ तो क्या। 10 नंबर का सवाल बोल रहे हैं आता है, अगर आप समझ के चलो। एमएम मॉडल याद है, विदाउट टैक्स वाला जो तुम लोग पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर। 4 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए ये वाला सवाल देखा हुआ है।
वर्ड फोकस करो, याद है 0.8, 0.1, 0.05, 0.15 वेट्स लेके चलना है। पूरा वो दे दिया, न्यू डेट आएगा तो क्या कितना पैसा लाना है बिफोर न्यू शेयर्स आर इशूड। कहाँ किए थे बता दें। कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 21 आई गेस, 21 ये 25। RNG लिमिटेड तुम लोग की बुक का इज ऑप्टिमम, रेशियो वही था अपना भी, ये 0.15, 0.05, 0.8 इतना EPS था। ट्रेंड देख के 12% का वो आया था। फिर ये वाला किए थे, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स ये कैलकुलेट, फिर बोल रहा है कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 3 को हम स्टार मार्क करवाया था आप लोग में, जो बोला था जो कर देगा उसको हम रुपया देगा, डिवाइड करना था 0.8 से, रिटेन अर्निंग्स आ गया था। फिर मैंने बोला था 0.8 से डिवाइड करके दिखाओ COC में, विथ फिगर्स वही आया, वही विथ फिगर्स है। देखो हाउ मच कैपिटल बिफोर द न्यू शेयर आर इशूड इफ द रिटेन अर्निंग्स इज 50% ऑफ ईयर चेंज कर दिया, बाकी सब सेम। 6 नंबर के लिए वापस से आ गए, फिर इकोनॉमिक्स से। तो आप समझ सकते हो, अगर जो लोग मेहनत करके जाएंगे यानी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये जानते हुए कि क्या चल रहा था बुक्स में, देखो आपको हम दिखा दिया सारा सवाल, सारा सवाल। अब अगर हम 8 सवाल प्रेडिक्ट कर सकता है जो एग्जाम में आएगा हर चैप्टर से, समझ लो हम बोल रहा हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है ऐसी। आओ कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पढ़ लो एंड दिस टॉपिक को आज कंप्लीट कर। फिर नेक्स्ट क्लास क्या सीखेंगे, पोर्टफोलियो एनालिसिस। अभी सिचुएशन को एनालिसिस कर लिए, अब उसके बाद हम पोर्टफोलियो एनालिसिस सीखेंगे। प्लीज अपॉर्चुनिटीज रीड करेंगे। अच्छा, जैसे ही अपॉर्चुनिटीज समझोगे वैसे ही वो क्या हो जाएगा आपके लिए थ्रेट्स, उल्टा। देखो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है कि मेरा सीजनल एंड क्लाइमेटिकल डिमांड क्या करता है, ग्लोबल मार्केट में कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, आउट ऑफ कलकत्ता कैसे जाए, पेन ड्राइव वेन ड्राइव का स्कोप है क्या, क्या बाहर हमको लोग अडेप्ट करेंगे क्या। अपॉर्चुनिटी क्या है, साउथ में जाने के लिए कि इंग्लिश बैच लेना होगा, अच्छा मैराथन्स ताकि हम लोग हिट हो, वही सब चीज क्या है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। जैसे देखो सीजनल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, अभी लोग क्या मांग रहे हैं, अभी लोग हम लोग से क्या मांग रहे हैं, मैराथन, फास्ट ट्रैक, शॉर्ट कोर्सेज। और जब रिजल्ट आता है CMA फाउंडेशन का क्या मांगते हैं, फुल कोर्स। तो हर एक क्लाइमेटिकल और सीजनल चेंज के हिसाब से प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। ग्लोबल मार्केट या फिर प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, रूरल मार्केट टू एक्सप्लोर एंड पेनिट्रेट। अच्छा हम लोग को भी क्या बोले थे, छोटे छोटे शहरों में भी जाना है, जितना बड़े जगह जाना है वैसे ही एक कोने कोने में भी घुसना है, एकदम एकदम। और आसनसोल और तो और अंदर इन डेप्थ क्या जाना है, दुर्गापुर, ऐसे ऐसे रायपुर, जो जो छोटे छोटे बी टाउन्स है उधर कैप्चर करना। तो ये हो गया एक्सप्लोर द मार्केट इन द अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, इन सब जगह एक्सप्लोर करना, क्योंकि जो डेवलप्ड है वहां पे स्कोप बहुत कम होता। टू अवेल द इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल। अच्छा कुछ 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 स्कीम आया हुआ है जैसे मेक इन इंडिया, तो उसको छोड़े नहीं। यदि हम कोई नया बिजनेस कर रहा है तो उसको करे ताकि मेरा 5 साल का टैक्स बच जाए। डाइवर्सिफिकेशन रखना, मर्जर एक्विजिशन का अगर अपॉर्चुनिटी आता है कि अमित सर के साथ टीम अप कर लेना, नए कॉम्बोज बना लेना, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट्स देख लो नीचे, वही सब चीज थ्रेट भी है। ग्लोबलाइजेशन इज अ थ्रेट नाउ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया तो तुम बाहर जा सकता है, तो तुम्हारे सेक्टर वाले लोग भी अंदर आ सकते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ता है। अच्छा सिंस इंफॉर्मेशन इतना फ्री है तो प्राइस कटिंग वॉर है, सबको अपना गिराना पड़ता है प्राइस, PC मार्केट वाली बात हो गई। फ्री इंपोर्ट्स, कई बार फ्री में बाहर माल बेचना पड़ता है टू बी क्या नोन देयर, यार हमको थोड़ा माल थोड़ा फ्री में भी देना पड़ता है ताकि हम वहां स्टैब्लिश हो। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कई बार क्या होता है अनरेस्ट मतलब क्या बताइए, इंडस्ट्रियल में थोड़ा सब चीज ठीक नहीं है, वॉर चल रहा है, इंडस्ट्रियल वॉर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल क्या है इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिक्स ही ठीक नहीं है। जैसे अभी श्रीलंका का पॉलिटिक्स, श्रीलंका का गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, तो वहां के देश कैसे
होंगे। अच्छा, जैसे कि रशिया वाले लोग में सब लोग हाथ खड़ा कर दिए, सारे कंपनीज उठ के आ गए, बोले अब हम लोग वहां काम ही नहीं करेंगे, फ्लिपकार्ट सब छोड़ दिया, बोला रशिया में बात ही नहीं करना है अपने को, सब उठ के आ गए। क्वालिटी ट्रस्ट दिख रहा है आप लोगों की क्वालिटी का थ्रेट्स है। और क्या है, हाई एंड एडवर्स डेट इक्विटी रेशियो, increase in financial cost, economical slowdown due to international recession impact. In the above par details of it, each factor should be analyzed critically to find out a best alternative out of the various alternatives available. याद है, there were various path. ये सब एनालिसिस करने के बाद आप एक रास्ता चुनते हो जिससे आप आगे बढ़ो। तो बेस्ट एनालिसिस आपको हेल्प करता है आप कहाँ खड़े हो, उसके बाद आपको ये पता चलता है शॉर्ट एनालिसिस करके आप कौन हो और अल्टीमेटली आपको कौन से रास्ते अपनाने चाहिए। बोलो डन है क्या बात आप लोग को? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में सिचुएशनल प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या नहीं, एक आएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। बोलो डन है यहां तक बात? चलिए, बहुत लंबा पढ़ाई कर लिया, 1.5 घंटा आज बिना उबासी लिए। है ऐसा सिचुएशनल एडवांटेज क्या होता है? पढ़ो, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। अच्छा, ये सब पूछा है कॉर्पोरेट की क्या स्ट्रेंथ है, बहुत पीछे जाके ना पेन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये देखो, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नेसेसिटी बिफोर सेलेक्टिंग, इतना एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म। शॉर्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आता ही है कोई भी तरीके, और पता है सबका आंसर सेम है, सिर्फ वेरियस क्वेश्चन बना दिया है। इस ये सब जो भी आए आपको वही सब चीज लिखना। हाँ, स्वॉट के बारे में वर्ड आते ही स्वॉट का अनाप शनाप बात लिख देना। देखो ना तुम लोग ही कितना सा लिखा हुआ,